अपिदीपो भव, भगवान बुद्ध का सूत्रवाक्य, भगवान बुद्ध के चरणों में अपनी आस्था प्रकट करते हुए और हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विशालतम व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए मंच पे पीठासीन हमारे वरिष्ठ समाज सेवी बंधु, आपको हमारा नमस्कार और सामने बैठे सभी श्रोतागण, नई पीढ़ी के बच्चों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। यद्यपि विचार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मनुष्य का जन्म लेते हुए व्यक्ति विचारशील हो जाता है, लेकिन कुछ अपने विचारों को अच्छे ढंग से पेश कर सकते हैं, कुछ मन में रख लेते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मनुष्य का जीवन ही एक विचारशील प्राणी का जीवन है। मैं गौतम साहब का बड़ा सराहनीय प्रयास मानता हूँ। इस समय समय पर ये हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का आह्वान करते रहते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में एक विचार मंथन का मौका देते हैं। यद्यपि डायस पर बैठे हमारे बुद्धिजीवी कर्नल साहब और दूसरे मित्र सामने बैठे डॉक्टर साहब, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो ये अच्छा मौका है, लेकिन हमारी सोच जीवन में बहुत अलग रही है। जो कुछ सोचो उसको इम्प्लीमेंट भी करो, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, लोग दूसरों को शिक्षा बहुत देते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में मेरी बड़ी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रही है कि आज के सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज में बाबा साहब के प्रति और उनके पथ प्रदर्शक भगवान बुद्ध के प्रति बड़ी जागरूकता आ गई है। शायद इसको मेन मीडिया से कभी नहीं मिल सकती है, लेकिन सवाल ये है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन कहाँ जा रहा है, हमें उससे मिल के आ रहा है, हमारी सोच कहाँ जा रही है। इस सोच में बड़ी गड़बड़ है। आज के तारीख में जो चैलेंजेस हैं वो बाबा साहब ने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि 500 साल बाद भी ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो विद इन 100 ईयर्स आ गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे समाज का जो चिंतक वर्ग है उसकी सोच, वो जो कहना चाहता है वो अक्रॉस द सोसाइटी नहीं जा पा रही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, दिल्ली में इस टाइप की बहुत सैकड़ों कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ये सब बेकार है। अगर कोई ऐसा है दम तो गांव देहात क्षेत्रों में जाओ, इटावा में जाओ, मैनपुरी में जाओ, अलीगढ़ में जाओ, वहाँ 1000-2000 आदमी वैसे आता है, वो सुनना चाहता है आपको। हमने 2015 में राष्ट्रीय परिवर्तन सम्मेलन इटावा में किया था, नुवाइस पंडाल में किया था, देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया और उसमें 2 दिन का सम्मेलन था, हज़ारों की भीड़ हुई। हमारा समाज इस समय बहुत जागरूक है, लेकिन दिशाहीन है। अब दिशा कौन देगा? आप जिन MP MLAs की बात करते हैं ये तो बिके हुए व्यक्ति हैं, गुलाम हैं, और ये बाबा साहब की फिलॉसफी में कहीं उतरते ही नहीं हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारी नई पीढ़ी का भविष्य बहुत अंधकार में है। उस बेचारी को खुद पता नहीं कि अब जाना कहाँ है। शिक्षा बिल्कुल शून्य हो चुकी है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, तो बाबा साहब का वो जो सूत्रवाक्य था एजुकेट, तो उसके कुछ हिस्सा बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप वो भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन चलो जो भी शिक्षा है
अभी भी बाबा साहब का दिया हुआ एक वोट का अधिकार तो है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैं कुछ ऐसी बात कह दूँ, क्षमा चाहता हूँ, मेरा किसी को हर्ट करने का कतई वो नहीं है, कि जब देश का भविष्य निश्चित होता है, डिसाइड होता है, उसका फैसला होना होता है, तो जो शहर में बसे हुए लोग हैं, यद्यपि 99% गांव देहात के ही आए हुए हैं, वो हिल के नहीं जाते। वो शायद कुछ लोग फ़ोन करके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेते होंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। अगर हमारा तो चूँकि हम कह रहे हैं वो हम करते हैं, इसलिए हमारा अनुभव है। ये मत माने कि मैं भी दिल्ली में अच्छी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, अच्छा सुविधाएं हैं, मैं भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं इलेक्शंस के दौरान में सैकड़ों गांव का दौरा करता हूँ। तो लोग यही पूछते हैं कि साहब आप ही दिखाई देते हैं, और तो लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। तो उनकी जो मूल आस्थाएं हैं जिस पार्टी के प्रति, वो उल्टी या सीधी वहीं चले जाते हैं। और इलेक्शन के वक्त में इतना समय नहीं होता है कि हम उनको तसल्ली से बैठ के बताएं कि आज देश की राजनीति किस डायरेक्शन में जा रही है और हमारा भविष्य क्या होने वाला है। तो इस मंच से यहाँ पर ये डिस्कशन होना चाहिए कि आज की समस्या क्या है। 2024 का इलेक्शन सामने खड़ा है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ ने बताया कि जो व्यवस्था है उससे साम दाम दंड भेद करके इलेक्शन जीतना ही है, जो कि आज की स्थिति में वास्तविक भी लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यूनाइटेड स्ट्रेंथ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब बिल्कुल धारा बदल जाती है तो अच्छे अच्छे पहाड़ भी बह जाते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि आपके अंदर कोई ऐसे विचार, आपके अंदर कोई ऐसा विचार हो, कोई प्रश्न पूछना हो, हमारे वरिष्ठ जो डायस पर बैठे हुए बंधु हैं कि साहब हमको क्या करना चाहिए, तो उसका समाधान आप यहाँ से ले जाइए। और मेरा कहना ये है कि जो नौकरी में हो, नौकरी बचा के रखो, शिक्षा पे जोड़ दो, और जब इलेक्शन आए तो सोच समझ के एक यूनिटी का काम करो कि जो दानव जो खड़ा हुआ है, जो हमको बिल्कुल हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है, आप 85% हो, वास्तव में 85% में भी 20% में 10% ही काम कर रहा है। दुर्भाग्य से ये है कि वो एक हाथी सो रहा है जिसको 85% में 50-60% कहते हैं, उससे बहुत बड़ा हमारा भारी नुकसान हो रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि हमारी नई पीढ़ी को बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन नई पीढ़ी को भी चाहिए कि इलेक्शन के वक्त में अपना रोल प्ले करें। उनका बहुत योगदान एक डायरेक्शन देगा, लेकिन ये हीन भावना जो पैदा हुई है हमारे समाज में, उसको दूर करना है। जैसा कि गौतम साहब ने कहा, भाई बाबा साहब तो अकेले थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। पूरे विश्व का ज्ञान, उनके ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान में समाया हुआ था। वो अकेले रहते हुए भी किसी को निडर होकर बात करते थे। तो शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, जो आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ के लेते हैं। एक होती है अच्छे संगत की इन्फॉर्मेशन, अच्छे संगत में बैठना, अच्छी मीटिंग में जाना, अच्छे लोगों से संवाद करना, अच्छे लोगों की शागिर्दी करना। हमारे समाज की नई पीढ़ी की एक बहुत बड़ी हमने खासियत देखी है कि वो मोबाइल में ऐसी कैद हो गई कि वो समझते हैं कि भाई अमेरिका, रूस, जापान, इन सब मेरी मुट्ठी में है। अरे तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं है, तुम अकेले हो। अगर कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में है, अगर मुसीबत के समय उसके साथ 5 लड़के नहीं आ सकते, 5 आदमी नहीं आ सकते हैं, तो उसका जीना बेकार है। इसका मतलब तुम एक जानवर का जीवन जी रहे हो, तुमने किसी के साथ में योगदान नहीं किया है, तुम किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए हो। अरे किसी की शादी में मत जाओ, लेकिन अगर कोई दुख में है कॉल करे तो तुरंत जाओ। इससे समाज में एकता बढ़ती है। हमारा मूल सिद्धांत यही है, यूनाइट एजिटेट। यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। अब दुर्भाग्य से ये है कि हमारी कौम में ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, ईजिली एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकें। सरदारों का तो एक साइन बोर्ड है, टर्बन बांध लिया सरदार है, उसकी भाषा बोला, उसका योगदान है।
आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, हमारे लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन हमने अक्सर पाया है कि जहाँ काम होता है तो हम उसी आदमी से भिड़ते हैं जो अपनी बिरादरी का होता है। तो हमें इतना कॉमन सेंस भी डेवलप करना चाहिए कि हम जिस आदमी से बात कर रहे हैं जो मदद मांगने आया है, कहीं ऐसा तो नहीं अपना आदमी हो। अब मैं अपना एक संक्षिप्त उदाहरण दे के बात ख़त्म करूँगा। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आज तो 20,000 करोड़ की कंपनी है। ये गेल इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली गवर्नमेंट का 5% का शेयर है, उसकी जॉइंट वेंचर कंपनी है। वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं था, कोई रिजर्वेशन नहीं था। आपको इक्का दुक्का लड़के ढूंढने से नहीं मिलते थे, लेकिन ये मेरा कमिटमेंट था। हमने जितना भी रिक्रूटमेंट किया एडवर्टाइजमेंट दे के किया, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट दे के, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किया, लेकिन फिर भी इतने लड़के आ गए क्योंकि हमारी बारीक नज़र रहती थी। तो ये देखना है, इसके लिए बड़ा कमिटमेंट है। हम 8 घंटा नौकरी करने के बाद में 2 घंटा सोचते थे अपने समाज के बारे में कि हमारे बच्चे कैसे आ सकते हैं। तो ये फीलिंग हमसे बड़े बड़े IAS अफसर दिल्ली में कहा करते थे, नारायण साहब आप कैसे एक कंपनी के मुखिया बन गए। हम IAS अफसर होते हुए आई कैन नॉट थिंक ऑफ कि मैं एक पर्टिकुलर उसका एक मुखिया बन जाऊँ। हमारे ऊपर तो वो मिनिस्टर बैठा है, फला बैठा है, ये बैठा है। देखिए वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। केवल इतना है, बाबा साहब का मूल मंत्र यह है, शिक्षित रहिए, पढ़िए, लिखिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाना चाहिए कि आपके सामने जो भी खड़ा है आपकी विद्युतता के आगे वो बौना सा लगे, और बौना ना लगे तो आपसे बढ़ के बिल्कुल ना लगे। तो वहाँ रिजर्वेशन क्या आज, और जिनको रेगुलर सर्विस मिल चुकी तो मिल गई। आज हमारे जाने के बाद में बच्चों में इतना उत्साह आया कि जिन लोगों को नौकरी लगी उन्होंने 10-10 लड़के भर्ती किए। आज IGL में किसी भी CNG स्टेशन, 500 CNG स्टेशन में आपको मेरे ख्याल से 10% लड़के हर एक जगह मिलेंगे। तो अगर हर एक आदमी अगर कंट्रीब्यूट करे तो इस समाज का हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा वोट बैंक है, ये हमारा मनी बैंक है। तो मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि समाज में चेतना की ज़रूरत है। पढ़ा लिखा जो क्रीम है वो शहरों में आके बस गया, देहात में कोई जाना नहीं चाहता है। जाएगा तो तभी जब उसके परिवार में कोई शादी रिश्तेदारी होगी, शादी वगैरह का समारोह होगा, तो अपना बाबूजी बन के जाएगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि लोग उसके पास आएँ, नमस्ते करें, हाल चाल पूछें, तो वहाँ भी सुप्रीमेसी दिखाएगा। हम वहाँ भी घुलते मिलते नहीं हैं। हमको बड़े साधारण तौर से उसमें घुलना मिलना चाहिए, उनकी समस्याएं पूछनी चाहिए। और जब आप उनसे कनेक्ट रहेंगे तो इलेक्शन के वक्त वो आपकी ज़रूर राय पूछेंगे कि हमको कहाँ जाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड्स में नेता हैं वो सब जीरो हो चुके हैं। वास्तविकता ये है कि वो सब करप्ट हो चुके हैं, उनका कोई योगदान नहीं है और न होने वाला है, क्योंकि वो स्लेव है बेसिकली, उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। इसलिए सवाल ये है कि कॉमन दुश्मन को हराना है तो उसमें ये नहीं देखना, जो भी हराने की स्थिति में सामूहिक तौर से संगठित होकर हमें उसको हराना है। और जो प्रजातंत्र पद्धति है, अभी लाठी डंडा तलवारों की नौबत नहीं आई है, यद्यपि ये लोग चला रहे हैं, हमारे समाज को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने शहर का सहारा पा लिया है, उन्हें अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए, छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए, 1-2 रात रुक के आस पड़ोस के लोगों को बुलाना चाहिए, उन्हें ये डेवलपमेंट हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, उन्हें मायावती जैसे फंदे से निकालना चाहिए या कोई और भी फंदे हो। हमारे बड़े बड़े आउटपुट से बामन मेश्राम जी एक अलग अपना हल जोत रहे हैं, मायावती अलग हल जोत रही हैं, चंद्रशेखर अलग जोत रहा है। क्या आप समझते हो इससे कोई सोल्यूशन मिलने वाला है? नहीं। हमें अपने सेल्फ को कुर्बान करके हमें एक ऐसी मेन स्ट्रीम में जुड़ना है कि कॉमन जो एनिमी है, पॉलिटिकल एनिमी है, उसे परास्त करना है। बात करने को बहुत है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो यहाँ 20, 25, 30 लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी वो क्या फील करते हैं, क्या चैलेंजेस फील करते हैं, वो भी शेयर करें, जिससे कि हमारा जो विद्वान, हमारे जो वरिष्ठ अनुभवी लोग बैठे हैं, उसमें डायरेक्शन दें। हम ऐसी बाज़रबाजी में एक्चुअली बिलीव नहीं करते हैं कि भाई मंडल कमीशन हुआ, अरे कमीशन तो ख़त्म है, नौकरियां ख़त्म है,
अब तो सर्वाइवल है, कहीं आपके कपड़े ना उतरवा लिए जाएं। टाइम ये आ रहा है कि नो यू कांट राइड ए वेरी हाई लाइफ स्टाइल। तो सवाल ये है कि जहाँ भी रहें, जहाँ भी समाज में रहें, अपनी प्रेजेंस फील कराएं। अगर आप दिल्ली में ही हैं, अगर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, तो महीना, साल, 6 महीने में कम से कम आस पड़ोस के 10-5 लोगों को घर में बुला लें, चाय पे बुला लें, छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट करें। उसके बाद में दिल्ली या यूपी या जहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए ग्रुप बनाएं कि भाई चलो एक कार हायर करते हैं, 5 लोग बैठते हैं, अपने उस क्षेत्र में चलते हैं, लोगों को गाइड करें। तो देखिए, बहुत बड़े विशाल पैमाने पे तो उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि आज मूवमेंट में बहुत पैसा खर्च होता है, हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। लेकिन जनबल भी बहुत बड़ा बल होता है, जहाँ हम अगर किसी बात को अकेले कहें और हमारे साथ 10 लोग लगे हों, तो लोग इम्प्रेस होते हैं कि नहीं भाई ये बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है। तो इन शब्दों के साथ में मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। लेकिन मैं इस अपील के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि आगे से ये प्रोग्राम यहाँ करने के बजाय आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में करें, जिससे कि गांव क्षेत्र के लोग जाएं, जिससे कि ये हमारा मैसेज अक्रॉस द सोसाइटी जा सके, हमारे बच्चों के लिए जा सके और एक दिशा निर्देश जा सके। माननीय काशीराम जी कहा करते थे, अच्छी बात कहा करते थे, गुलाम को गुलामी का एहसास दिला लो, वो अपने लिए खुद छटपटाएगा। एक्चुअली हमको पता ही नहीं है कि हमारी अभी गुलामी क्या है। अभी हम ये जो वायरलेस लिए फिर रहे हैं, इससे खुश होते रहते हैं कि लोग दूसरे लड़ रहे हैं। अरे दूसरे लोग लड़ रहे हैं, तुम भी तो लड़ो। व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन? केवल 100-50-200 रुपया देने से नहीं है। जहाँ किसी के पास कोई आफत विपत्ति आती है, उत्पीड़न होता है, तो फिजिकल प्रेजेंस मेंटेन करो, वहाँ जाओ, सॉलिडेरिटी दिखाओ। आपने देखा होगा अभी करंट केस है, ये त्यागियों का मैटर चल रहा है नोएडा में। हालांकि वो उस त्यागी का व्यवहार तो जैसा है, लेकिन उसकी लेडी के उसके साथ जो कहते हैं कि पुलिस ने को ज़्यादती की है, तो पूरा त्यागी समाज इकट्ठा हो गया। पूरा त्यागी समाज ने आज 50,000 ज़्यादा नोएडा ग्रेटर रोड धरना दिए हैं कि हम सीख क्यों नहीं सकते, हम सीखते क्यों नहीं हैं। हमारा कोई आदमी पिट रहा है, बगल से निकल जाते हैं कि हमने पिटने लगे। नहीं, खड़े हो, इंटरवीन करो भाई, दिमाग का प्रयोग करो। और अगर बाबा साहब को अपना प्रतिबिंब मानते हो तो सोचो यार, उस समय बाबा साहब ने क्या किया होगा बुद्धि बल से। तो मेरा यही नई पीढ़ी को हमारा कहना है कि हम लोग 70-75 साल के हो गए हैं आगे, और कोशिश करते हैं कि समाज के लिए 5-10 साल और जिए। जो भावना हम में है आप में आनी चाहिए, और आप में इसलिए नहीं आ रही कि आप पे संगत नहीं मिल पा रही है। आप जाके कुछ बच्चों के बीच में वही बातचीत करके ख़त्म कर देते हो, लेकिन आपके अंदर नई ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज की सेवा में होना चाहिए और संगठन को बढ़ावा दो। एक बार संगठन आ जाएगा, जिस क्षेत्र में रहते हो, मान लो दिल्ली में किसी मोहल्ले में रहते हो, तो कम से कम आस पड़ोस के मोहल्लों के 10 लोगों को आप जानें, आपके पास उनके नाम होने चाहिए। और आगे आने वाले समय में दिल्ली में इलेक्शन हो और इलेक्शन, उसमें रोल प्ले करो। रोल प्ले ऐसा नहीं करना है कि हवाई जहाज में बैठ के फूल बरसाओ, नहीं। जैसा कि आरएसएस करता है, कुछ समय तक ये बीएसपी के भी लोग किया करते थे, आज तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कि घर घर जाके उनको एजुकेट करना है। अगर ये योगदान करोगे तो हमारे समाज में फ्रेटर्निटी आएगी। और जो चैलेंजेस हैं, आशावादी रहो। ये जो आपको जुल्म जाति दिखाई दे रही है, ये बहुत खुद घबराए हुए हैं, ऐसा मत समझो। डिक्टेटर होता है, बहुत डरपोक होता है, डिक्टेटर सीधा भागता है, जैसा श्रीलंका में हुआ। तो ये सब माइट, जब पब्लिक ओपिनियन एक तरफ हो जाता है, तो कोई भी डिक्टेटर काम नहीं कर, सब शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अभी आपको बड़े भावपूर्ण, बड़े ज्ञानपूर्ण, बड़े उत्साह वर्धन करते हुए विचार सुनने को मिलेंगे। मेरा जीवन का मूल मंत्र ये है कि जो आप सही सोचो उसको इम्प्लीमेंट करो। लोग इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं, और मैंने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है। और मुझे खुशी है कि आज आप दिल्ली में देख रहे हो, और दिल्ली क्या, हम जहाँ जहाँ भी रहे हमने कोशिश की, और यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा वो है, सौभाग्य है
और गौतम साहब जैसे लोग लगे हुए हैं। हम लोगों से कहते हैं कि भाई कोई तो कर रहा है, जो हम नहीं कर रहे हैं तो कोई तो कर रहा है, सपोर्ट तो करो। और ऐसे ही बनती हैं, कारमा ऐसे ही धीरे धीरे बनता है। लेकिन जो भी यहाँ से जाए वो एक संगठन पर जोड़ दे, कम से कम आपके साथ 10 आदमी खड़े हो जाएं, तो जब कोई फंक्शन हो तो आपके साथ 10 आए तो समझ लो यहाँ पे हॉल भर जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं क्या कहूँ, मैं तो पढ़ने लिखने वाला ज़्यादा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो ज़मीन में देखता हूँ उसे, अब उसी को व्यक्त करता हूँ कि इम्प्लीमेंटर बनो। बाबा साहब इम्प्लीमेंटर थे। ही वॉज नॉट ओनली ए थिंकर, ही वॉज ए इम्प्लीमेंटर। और उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे और लोग भी आए, काफ़ी इम्प्लीमेंट किया। हमें क्रिटिसिज्म, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। देखिए, हमने मायावती का जिक्र किया, हो सकता है बहुत से लोग उनके प्रशंसक हों, हम भी प्रशंसक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आप कमियां नहीं निकालेंगे, बताएंगे, वो ठीक नहीं होगी। लेकिन जो खुद करप्शन में गिर गया हो, समाज का भला नहीं कर सकता है। इसलिए आज के माहौल में मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग जो कोशिश करते हैं, ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और अपना समय, धन ना दे सको तो समय ज़रूर दो। और हर एक के रिसोर्सेज से हम सामाजिक प्राणी हैं, और जिस गांव गली से आए हो, कम से कम अपने परिवार को शिक्षित करो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा परिवार से भी नाता टूटा है। हम घर जाके कमरे में बंद हो जाते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, जो कि हमारी पीढ़ी में ये बात नहीं थी। हमारी जो पीढ़ी थी, जो आज की तारीख में 70 के ऊपर जा चुकी है, वो बड़ा मिलती जुलती थी। कोई मिल गया, हालचाल पूछते थे, बाल बच्चों का हालचाल पूछते थे। इससे फ्रेटर्निटी आती थी, फीलिंग आती थी। तो बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा भाषण क्या दूँ, हर एक के दिल में जज्बात हैं कि क्या एक समय था, हमारी सरकार हुआ करती थी, हमारे मिनिस्टर होते थे, हमारे एमएलए थे, हमारे बात कहने वाले थे। आज तो सब जैसे कि वो विलुप्त हो गए। तो अभी वो समय आएगा, निराशा होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 2024 में ये इतिहास बदलेगा, और बिल्कुल बदलेगा। शर्त यह है कि आप घर में न बैठे रहें, घर से निकलकर अपनी जड़ों को सींचें, जड़ों में जाएं, वहाँ लोगों को करें, वो क्या करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मंच का और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो।